एसोसिएट प्रोफेसर अरशास, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता को पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता। यानी आर्थिक विश्लेषण की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता होती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में पूर्ण रूप से विवेकशील कार्य करे, वह कभी विवेकशील भी हो सकता है, कभी अविवेकशील भी हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र में हम नियमों के प्रतिपादन और आर्थिक विश्लेषण निकालते समय ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक उत्पादक एक विवेकशील प्राणी है और वो अपने उत्पादन को विवेकशील ढंग से ही करेगा। यानी विवेकशील ढंग के व्यवहार के लिए उसको जब माना जाएगा जब ये निम्न मान्यताएं पूरी होंगी। उत्पादक का व्यवहार तब विवेकशील माना जाएगा जब वह कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता है। यानी उसकी उत्पादन लागत कम से कम होती है और वह कोई भी एक उत्पादक यह चाहता है कि उसकी उत्पादन लागत कम से कम हो। सेकंड, साधनों के चयन में प्रत्येक उत्पादन साधन की सीमांत उत्पत्ति उसके सीमांत लागत के बराबर करने का प्रयास करता है। कोई भी उत्पादक उसके सीमांत उत्पत्ति और सीमांत लागत बराबर होती है तब वह विवेकशील होता है। यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है, सीमांत प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। वह साधनों का प्रतिस्थापन तब तक जारी रखता है जब तक कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति उसकी सीमांत लागत के बराबर ना हो जाए। प्रत्येक उत्पादक साधनों का प्रतिस्थापन, यानी अगर मान लीजिए श्रम सस्ता है तो वो श्रम को लेगा, पूंजी सस्ती है तो पूंजी लेगा और उस साधन की उत्पत्ति उसकी सीमांत लागत के बराबर हो। यह उत्पादन कार्य में विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, क्या उत्पादन करना चाहिए, किस तरह से उस उत्पादन करना चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन करें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी लागत कम हो, उत्पादन कैसे किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, उसका वितरण किस तरह से किया जाए, किस किस में वितरण किया जाए, यह और कैसे अनुरक्षण एवं विकास हो। ये सब एक विवेकशील उत्पादक के गुण हैं। अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं के विवेकपूर्ण समाधान की सामर्थ्य, शक्ति और तत्परता हो। उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता की कसौटी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये जो बीजगणितीय सूत्र है वो इस प्रकार है: MRPX अपॉन PX इज इक्वल टू MRPY अपॉन PY इज इक्वल टू MRPZ अपॉन PZ एंड सो ऑन। इसका अर्थ ये है कि MRP विभिन्न उत्पादन लागतों, उत्पादन साधनों की सीमांत आगम उत्पत्ति और P इसमें उत्पादन साधनों की कीमत। यानी कि जब हम सीमांत आगम उत्पत्ति को X वस्तु की कीमत से भाग देते हैं और सीमांत आगम उत्पत्ति Y को PY से साधन की कीमत को भाग देते हैं तो बराबर होते हैं। और कोई भी Z सीमांत आगम उत्पत्ति Z और विभिन्न साधन की कीमत को हम भाग करते हैं तो वो हमारे बराबर होनी चाहिए। यानी X, Y, Z क्रमशः विभिन्न उत्पादन साधनों की श्रम, भूमि, पूंजी और साहस को व्यक्त करते हैं। Q प्रत्येक उत्पादन साधन की उत्पादन में प्रयुक्त मात्रा का द्योतक है। इस प्रकार प्रथम सूत्र में, यानी कि ये MRPX अपॉन PX इज इक्वल टू MRPY अपॉन PY, MRPZ अपॉन PZ में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक उत्पादक कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लिए विभिन्न उत्पादन साधनों का प्रयोग एवं प्रतिस्थापन जब तक करता है जब तक कि प्रत्येक साधन की सीमांत आगम उत्पत्ति, उसकी कीमत का अनुपात परस्पर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाए। प्रथम सूत्र कुल उत्पादन व्यय प्रतिजन्य पर ध्यान नहीं देता, जबकि व्यवहार में प्रत्येक उत्पादक के पास पूंजीगत साधन सीमित होते हैं। यानी पूंजीगत साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों से
वो आदर्शतम संयोग के माध्यम से अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। अतः कुल उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में साधनों के अनुकूलतम संयोग द्वारा कम से कम लागत पर अधिकतम लाभ के लिए दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी पहली इक्वेशन है MRPX अपॉन PX इज इक्वल टू MRPY अपॉन PY, MRPZ अपॉन PZ और QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY प्लस QZ इंटू PZ एंड सो ऑन, ये बराबर होना चाहिए कुल द्रव्य लागत। यानी दोनों ही इक्वेशन की शर्त पूरी होनी चाहिए। ये दोनों शर्तों के साथ पूरी होने पर उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता की सत्यता को सिद्ध होता है। क्या वास्तव में उत्पादक और उपभोक्ता विवेकशील होते हैं? अब हम अर्थशास्त्र में तो हम ये देखते हैं कि एक उपभोक्ता और एक उत्पादक दोनों ही विवेकशील हैं, यानी दोनों ही स्व विवेक से काम करते हैं। एक उपभोक्ता कम से कम कीमत खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और एक उत्पादक कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है और लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो क्या वास्तव में ये विवेकशीलता की मान्यता परिपूर्ण होती है? इनके व्यवहार में कई बातों का प्रभाव पड़ता है। विवेकशीलता की मान्यता को झुठला देता है। उपभोक्ता और उत्पादक के विवेकशील व्यवहार को प्रभावित करने के लिए कुछ घटक हैं। वो इस तरह से हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक की अज्ञानता। अगर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अज्ञान हैं तो वो विवेकशील नहीं हो सकते। उत्पादक और उपभोक्ता में आलस्य और लापरवाही, अगर दोनों में आलस्य और लापरवाही है तो भी वो एक विवेकशील व्यवहार नहीं कर सकते। रीति रिवाज, आदत, फैशन, कभी कभी उपभोक्ता अपने विवेकशील होते हुए भी रीति रिवाज, फैशन, इनके लिए मजबूर होकर अधिकतम संतुष्टि का विवेक नहीं दर्शा सकता। जैसे मान लीजिए कोई फैशन चला है तो उस समय वो वस्तु महंगी है, उसको पता है वो वस्तु महंगी है लेकिन फिर भी वो खरीदेगा। मान लीजिए कोई रीति रिवाज है कि मान लो आज के दिन हमें यही वस्तु खानी है या यही वस्तु चढ़ानी है भगवान जी पर, तो वो उस समय उस महंगी वस्तु को भी लेकर विवेकशीलता को खो देता है। तो इसलिए आदत, रुचि, फैशन, इन सब के कारण भी वो विवेकशील नहीं हो पाता। हिसाबी प्रवृत्ति का अभाव, बहुत से उपभोक्ता और उत्पादक हिसाबी प्रवृत्ति के नहीं होते। वे बिना सोचे समझे साधनों का उपभोग करते हैं और उत्पादक भी बिना सोचे समझे ही लागत ज़्यादा कर लेते हैं। वस्तुओं और साधनों के मूल्य में निरंतर परिवर्तन, जब उपभोग वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों के मूल्य में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तो उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों की वस्तुओं और साधनों के प्रतिस्थापन में विवेक का उपयोग कठिन हो जाता है। सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादन और सीमांत लागतों की सही जानकारी समय पर नहीं हो पाती उपभोक्ता को और उत्पादक को, इसलिए वो विवेकशील नहीं हो पाता है। विज्ञापनों का भ्रम, अब उपभोक्ता विज्ञापन इस तरह से होते हैं कि वो उसमें भ्रमित हो जाता है कि कौन सी वस्तु उचित है, कौन सी अनुचित है। वस्तुओं और सेवाओं की अपर्याप्तता, जब कभी कभी वस्तुएं उपभोग के लिए उपलब्ध न हो पाएं अथवा उत्पादन साधन उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए तो विवेकशीलता व्यवहार में नहीं हो पाती। वस्तुओं और साधनों की अविभाज्यता के कारण भी वो विवेकशील नहीं हो पाता। क्रय शक्ति के अभाव में विवेक अधूरा, अगर उपभोक्ता अथवा उत्पादक के पास वस्तुएं, सेवाएं तथा साधन खरीदने की क्रय शक्ति नहीं होती तो वो विवेकशील नहीं हो पाता। अब पहली मान्यता हमारी थी उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता, दूसरी मान्यता थी उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता और तीसरी मान्यता है हमारी अन्य बातें समान रहने की मान्यता। अन्य बातें समान रहने की मान्यता अर्थशास्त्र के नियम एवं निष्कर्ष सत्य होते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो सर्वाधिक यानी कि जो मानव व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मानव व्यवहार बदलता रहता है। तो अर्थशास्त्र में जैसे मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर
किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। इस नियम की मान्यता लेने पर यानी उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुओं की कीमतें, भावी कीमतें, इन सब को हम स्थिर मान लेते हैं, तब ये सिद्धांत लागू होता है। इस कारण अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिपादन का विश्लेषण अन्य बातें समान रहें की मान्यता महत्वपूर्ण है। यानी कुछ सिद्धांतों में हम ये पढ़ते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें समान रहती हैं तभी वो सिद्धांत लागू होता है। तो अन्य बातें समान रहने में कौन कौन सी बातें समावेश होती हैं? जैसे साधनों और वस्तुओं की मात्रा एवं गुणों में समानता। ये मान्यता मानकर चलते हैं कि उत्पादक के साधनों और उपभोग की वस्तुओं की मात्रा और गुणों में यथास्थिति रहती है, तभी उपभोग, उत्पादन और कीमत के सिद्धांत भी सही माने जाएंगे। उत्पादक तथा उपभोक्ता की मानसिक स्थिति यथावत रहे, यानी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की मानसिक स्थिति संतुलन में होनी चाहिए। मानसिक स्थिति संतुलन में नहीं होगी तो वो सिद्धांत लागू नहीं होगा। उत्पादन और उपभोग में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमने आज ही किसी वस्तु का उपभोग किया है, उसका फिर हम उपभोग या डिमांड की है और उसकी डिमांड हम कितनी बाद करें, 1 साल बाद करें, तो ये नहीं। समय नहीं, उपभोग और उत्पादन में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। साधनों और वस्तुओं के मूल्यों में यथा समानता रहे। अगर साधनों और वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर तीव्रगामी परिवर्तन होते रहें तो आर्थिक नियम और निष्कर्ष वास्तविकता से परे होंगे। स्थानापन्न साधनों और वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। उत्पादक तथा उपभोक्ता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रतिस्थापन करते हैं। अगर स्थानापन्न वस्तुओं और साधनों के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तो इसमें मान्यता में कठिनाई आती है। यानी स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की जो मूल्य हैं वो अपरिवर्तित रहने चाहिए। उत्पादन साधनों और उपभोग वस्तुओं की इकाई पर्याप्त एवं एक सी होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी टुकड़ों में विभाजित ना हो। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगी तो वो अविभाज्य होगी, तो उसमें मान्यता लागू नहीं होगी। व्यवहार में यथा स्थिति, उपभोक्ता और उत्पादक का व्यवहार विवेकशील और यथावत बना रहे। आर्थिक विश्लेषण के नियम और निष्कर्ष सही उतरेंगे। उत्पादन और उपभोग के स्थान भी यथावत रहने चाहिए, यानी उपभोग के और उत्पादन के स्थान भी यथावत रहे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि राजस्थान में वस्तुओं का जो मूल्य है वो अलग हो सकता है और कर्नाटक में वस्तुओं का मूल्य अलग हो सकता है। बाजार परिस्थितियाँ समान रहें। मूल्य निर्धारण सिद्धांत में बाजार की परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन परिस्थितियों का बाजार मूल्य निर्धारण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बाजार में पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता के आधार पर भी कीमतें अलग अलग होती हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता, अधिकांश आर्थिक सिद्धांतों में प्रतिपादन में स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता मानी गई है, जिसमें अर्थव्यवस्था के साधनों, परिस्थितियाँ, प्रौद्योगिकी, बाह्य घटकों को स्थिर एवं दिया हुआ मान लिया जाता है। यह भी अर्थव्यवस्था में अन्य बातें समान रहे का ही एक रूप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं में उपभोक्ता तथा उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता और अन्य बातें समान रहें, इनको लिया जाता है।